Hello dear students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. How are you? कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, हालांकि कोरोना चल रहा है लेकिन फिर भी आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे. In the last video we discussed about the hormonal control of male reproductive system, and today we discuss about the structure of human sperm. So let's start our topic. Structure of human sperm. So start करते हैं. अगर हम इस ह्यूमन स्पर्म को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करें, इफ वी स्टडी द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन हमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. कौन कौन से, यहां पर हम पहले लिख लेते हैं. हेड, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा यहां पर. देन नेक, ये भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहां पे. एंड थर्ड वन मिडिल पीस, दिस वन, एंड लास्ट वन दैट इज द टेल. सो a sperm consists following four structures: head, neck, middle piece and tail. और ये जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कभी कभार स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म ये आपके एकेडमिक्स में 3 मार्क्स में आ भी जाता है डायरेक्टली. सो इसको ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही आसान है. तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेड रीजन से. कहां से स्टार्ट करते हैं? हेड रीजन से स्टार्ट करते हैं. अब अगर हेड की बात करें तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि इस हेड में एक न्यूक्लियस है. इस हेड में क्या है? न्यूक्लियस. तो हम यहां पर लिख लें, इट कंटेन न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस को प्रोन्यूक्लियस भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? प्रोन्यूक्लियस. यानी ये जो हेड रीजन है, इस हेड रीजन में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस को हम और क्या बोल देते हैं? हम प्रोन्यूक्लियस भी बोल देते हैं. और एक्चुअली इस न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो प्रोन्यूक्लियस है ये एक्चुअली हैप्लॉइड होता है. कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है. और आपको अगर याद हो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने लास्ट टॉपिक जो इससे पहले पढ़े थे उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ी थी. और आपको अगर याद हो तो आपने उसमें पढ़ा था कि स्पर्म जब फॉर्म होता है तो वहां पर मियोसिस होती है. तो जब मियोसिस होती है तो सिंपल सी बात है कि वहां पर हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते थे. इसलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं? हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं. ओके. अगर एक न्यूक्लियस की बात करें तो एक्चुअली ये न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट होता है. कैसा होता है? कॉम्पैक्ट. ठीक है. तो ये कैसा होता है? कॉम्पैक्ट होता है. एंड इट कंटेन, ये जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस कंटेन, क्या क्या होता है इस न्यूक्लियस के पास? एक्चुअली डीएनए होता है. क्या होता है? डीएनए होता है. और इस न्यूक्लियस के पास और क्या होते हैं? हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं. कैसे क्रोमोसोम होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ हैप्लॉइड. हैप्लॉइड क्रोमोसोम, दैट इज हाफ पेयर होते हैं. दैट इज, अगर हम बोले तो ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. और अगर हम इन क्रोमोसोम के बेसिस पर बात करें तो एक्चुअली स्पर्म 2 टाइप के होते हैं. कैसे? अगर हम सिंपली बात करें
तो जो स्पर्म होगा उसमें क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे प्लस सेक्स क्रोमोसोम होंगे। ऑटोसोम्स होंगे और क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे। इधर भी लिख ले हम, ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम। तो अब आप देखो कि ऑटोसोम्स की बात करें तो 22A हो गए ऑटोसोम, ये दोनों जगह सेम होंगे। अब एक्चुअली ये जो सेक्स क्रोमोसोम है या तो X होगा या पाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें X क्रोमोसोम होता है और एक वो क्रोमोसोम मतलब एक वो स्पर्म होते हैं जिसमें बाई क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब कि अब स्पर्म 2 टाइप के हैं, मतलब स्पर्म के पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब इस हैप्लॉइड में या तो इस स्पर्म के पास 22A दैट इज ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम होगा या 22 प्लस बाई क्रोमोसोम होगा। तो ये जो स्पर्म होते हैं इस क्रोमोसोम के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं। इसीलिए हम बोलते भी हैं कि जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसका जो सेक्स डिटरमाइन करता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मेल रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मेल के पास ही 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, X एंड बाई। तो अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करेगा तो गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा और अगर बाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करता है तो क्या होगा, मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करें इसका जो हेड होता है, इसका हेड भी कॉम्पैक्ट होता है। कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। हेड भी कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। और इस हेड के टिप पर एट द टिप ऑफ द हेड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर। अगर आप ये देख रहे हो दिस वन इज स्ट्रक्चर और इसके टिप पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो अगर आप देखो कि जो हेड है वो कॉम्पैक्ट है और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। एंड दिस एक्रोसोम कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी जो डबल मेम्ब्रेन होती है और ये डबल मेम्ब्रेन नीचे तक एक्सटेंड करती है, यानी ये लगभग टेल तक जाती है। और इस एक्रोसोम के आउटर में हेड रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑन द आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब जाहिर सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, ठीक है। अब इस अगर हम बात करें किसकी, एक्रोसोम की, तो ये जो एक्रोसोम है बच्चे बेटा, ये एक्रोसोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली इस एक्रोसोम की वजह से ही फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम के साथ जो फ्यूजन होता है स्पर्म का, उस स्पर्म का फ्यूजन के लिए ये स्पर्म का एक्रोसोम ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, दिस एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम। इसके पास क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। क्या होते हैं, स्पर्म लाइसिन होते हैं, या इसको और क्या बोलते हैं, हाई एल्यूरोडाइनेज। हाई एल्यूरोडाइनेज ये जो है ये एंजाइम का नेम है। ये क्या है, एंजाइम का नेम है। तो ये जो एक्रोसोम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि
किसके पास एंजाइम है, कौन सा, स्पर्म लाइसिन या हाई एलोरोनाइडेज, सॉरी नाइडेज, हाई एलोरोनाइडेज एंजाइम होते हैं। और इस एंजाइम की खास बात क्या होती है, दिस एंजाइम डाइजेस्ट द आउटर एनवलप ऑफ ओवम। ये जो स्पर्म लाइसिन या हाई एलोरोनाइडेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये ओवा की आउटर एनवलप, अभी हम आपको पढ़ाएंगे जोना पैलोसिडा, दिस इज द आउटर एनवलप ऑफ ओवा। ये एंजाइम उस आउटर एनवलप को डाइजेस्ट कर देता है। उसके डाइजेस्ट होने से होता क्या है कि ये जो स्पर्म है ये ओवा के अंदर एंटर कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्रोसोम है इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस एक्रोसोम के पास एंजाइम है स्पर्म लाइसिन हाई एलोरोनाइडेज, और ये जो एंजाइम है ओवा के जोना पैलोसिडा को डाइजेस्ट करेगा, जिससे कि ये स्पर्म उस ओवम के अंदर एंटर कर जाए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो सके, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो सके। तो ये बात हो गई किसकी, हेड रीजन की। किसकी बात हो गई, हेड रीजन की। आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। इसको चाहो तो आप लोग एक बार स्नैपशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, आई थिंक सो ले लिया होगा। रब करते हैं और अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, नेक की तरफ बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं, नेक की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम जो एनवलप बनकर आ रहा है, जिसमें दिख रहा है कि प्रेस द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन और क्या, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। ओके नाउ अब बढ़ते हैं किधर, नेक की तरफ। नंबर 2 नेक। नंबर 2 नेक। नेक की बात करें तो ये बहुत ही शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, दिख भी रहा होगा आपको, वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर। अगर आप देखो तो ये नेक बेचारी कितनी छोटी सी बीच में बना रखी है, बहुत ही शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है एंड इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड इट कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स। कितने सेंट्रियोल्स होते हैं इसके पास, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। कौन कौन से, नाम लिख लेते हैं। जो पहला होता है वो हमेशा प्रॉक्सिमल होता है, प्रॉक्सिमल। और जो एंड वाला होता है वो कौन सा होता है, डिस्टल। कौन सा होता है, डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। एक्चुअली अगर हम बात करें तो इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाली है। ऐसा हमने वो क्यों बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाली है, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी चीजों को परफॉर्म करने के लिए अपने पास सारी चीजें रखता है। एक्चुअली ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये हेल्प करता है, हेल्प इन फर्स्ट डिवीजन, हेल्प इन फर्स्ट डिवीजन किसके, ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, या हम बोल सकते हैं जाइगोट। क्या बोल सकते हैं, जाइगोट। यानी जब ये स्पर्म ओवा के अंदर एंटर करेगा, इसके साथ फ्यूजन करेगा और जाइगोट बनेगा।
अब इस जाइगोट को डिवाइड करना पड़ेगा, और जब ये जाइगोट डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई तो प्रमोट करने वाला होना चाहिए। तो इसकी नेक में जो पहला डिवीजन होगा जाइगोट का, 1 से 2 जब बनेंगे सेल, तो वहां पर ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही क्या करते हैं, उस फर्स्ट डिवीजन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर इस डिस्टल आप देख रहे होंगे यहां पर ये बना भी है, ये नेक में क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दिख रहा है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। उसके बाद ये डिस्टल सेंट्रियोल नीचे है, और इस डिस्टल सेंट्रियोल की बात करें तो ये क्या करता है, ये अटैचमेंट देता है एक्सियल फिलामेंट को। ये देख रहे हैं, ये जो एक्सियल फिलामेंट है, इस एक्सियल फिलामेंट को अटैचमेंट देता है, क्या देता है, अगर हम बात करें इट गिव्स अ अटैचमेंट, इट गिव्स अ अटैचमेंट टू एक्सियल फिलामेंट एंड फॉर्म्स टेल, और फिर क्या होती है, टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो होगी नेक की बात, छोटी थी लेकिन फंक्शनिंग बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अगर ये एक्सियल फिलामेंट ना फॉर्म होता तो टेल का फॉर्मेशन ना होता, और ये मिडिल पीस जो है वो हेड से और टेल से आपस में आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं थर्ड मिडिल पीस की तरफ। ओके, थर्ड मिडिल पीस, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। मिडिल पीस, ठीक है, इस मिडिल पीस की बात करें तो इट कंटेन अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कंटेन्स कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनको स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। आप ये मिडिल पीस देख पा रहे होंगे, इस मिडिल पीस में ये माइटोकॉन्ड्रिया, और अब देखो इसीलिए हमने स्पाइरल बना रखा है इस तरीके से। तो स्पाइरल मास ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट थे नेवन कर्न, कौन थे, नेवन कर्न, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, नेवन कर्न ने, ठीक है। इस मिडिल पीस की बात करें तो मिडिल पीस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है इस स्पर्म को चाहिए वो सारी की सारी एनर्जी इस मिडिल पीस से ही मिलेगी। सबको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता ही होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है मूवमेंट्स के लिए, ताकि स्पर्म जो है, जो फीमेल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें आसानी से पहुंच सके। और इसके लिए अगर हम बात करें, इसके पास क्या होते हैं, इसके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। इस मिडिल पीस के पास क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। और कहीं पर भी अगर ऑक्सीडेटिव एंजाइम से मतलब एनर्जी से रिलेट कर रहा है तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। और इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के कारण क्या होता है कि जो एनर्जी सप्लाई होती है वो होती है, इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण ये फीमेल की जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पर ये मूव करता है, और उस मूव करने के लिए एनर्जी इसको यहां से माइटोकॉन्ड्रिया और इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम से मिल जाती है। इसीलिए मिडिल पीस को हम क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म भी बोल देते हैं। यहां पर लिख लें, सो मिडिल पीस को हम और क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। तो ये मिडिल पीस की बात होगी। इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि विदाउट इस मिडिल पीस के
प्रोसेजेस परफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी चाहिए और स्पर्म को मूव करना है, तो मिडिल पीस की जरूरत है। तो ये हो गई किसकी बात? मिडिल पीस की बात। अब हम बढ़ते हैं। आपको बताया कि टेल के पास एक सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट होता है। यहां पर हम चाहें तो ये इस तरीके से बना भी लें हल्का सा मिडिल में, ये एंड तक जा रहा है। टेल तो कंटेन्स a central axial filament, contains a central axial filament। और ये जो फिलामेंट होता है, दिस फिलामेंट अगर आप देख रहे हो ये सराउंडेड है किससे? साइटोप्लाज्म से, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एक्सियल फिलामेंट surrounded by a small amount of cytoplasm। किससे सराउंडेड होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कवर्ड विथ बाई सेल मेम्ब्रेन। और ये कवर्ड बाई, यहां पर लिख भी लें, एंड कवर्ड बाई सेल मेम्ब्रेन। और किससे कवर्ड होता है? सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसके जो अंडुलेटिंग मूवमेंट होते हैं, यानी बीटिंग मूवमेंट, सांप देखो ना, अंडुलेटिंग मूवमेंट बोलते हैं। उस अंडुलेटिंग मूवमेंट के कारण ये कहां पहुंच जाता है? रीच टू द एम्पुलर रीजन। इसीलिए इस टेल की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये आपका हो गया एक कंप्लीट स्पर्मेटोजोन का स्ट्रक्चर। साइड में आपके डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, देन वहाँ पर डीएनए, हैप्लॉइड क्रोमोसोम हमने लिख रखा है। वहाँ पर या तो 22A+X या 22A+Y होंगे। देन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय दिस साइटोप्लाज्म एंड दिस कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। फिनिश हो गया, स्पर्म फिनिश हो गया। 3 नंबर का है ये, ठीक है। नोट्स की रही बात, तो आज हम एक थिंग बताएं आप लोगों को। कुछ लोग नोट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं बना रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे नोट्स भेजे थे, तो उन नोट्स में वो शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं और कुछ लोग अपने आप, हम जो कर रहे हैं हम तो पहले ही कट करके पढ़ा रहे हैं, आप उसमें से और कट कर देते हैं कुछ लोग। तो मुझे तो बड़े साल लगे कि क्या कट करना है क्या नहीं कट करना है, और कुछ लोग इसमें से भी कट कर लेते हैं। अरे भाई, नोट्स बनाने में इसमें से कट मत करिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए ताकि आप पढ़ सकें उनको। और हम नोट्स पहले इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि हम ये देख रहे हैं कि आप कितना कर रहे हैं अपनी तरफ से, इसलिए हम नोट्स सारे के सारे बाद में देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कल हम नोट्स प्रोवाइड करा दें यहाँ तक के। तो पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। एंड फिर वही बात लास्ट, इस लॉकडाउन में पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और आपकी प्रॉब्लम के लिए हम हैं। गुड बाय।